नमस्कार दोस्तों। बिहार स्टैटिक के जीके की श्रृंखला में कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके के लिए हम लोग कंटिन्यू बेहतर प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार के बारे में आपकी समझ बेहतर हो सके और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये वन लाइनर है। वन लाइनर का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जल्दी आपके रिवीजन होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का आपको जवाब आता है आप कमेंट में लिख करके बताइए, और बाकी तो हम यहाँ बता ही रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर है शेर शाह। शेर शाह। ठीक है, इसके पहले तक पाटलिपुत्र का और भी बहुत सारा पहले नाम ऑलरेडी हो चुका था, जैसे पाटलिग्राम, पोलिब्रोथा। ठीक है, लेकिन पटना कब हुआ पाटलिपुत्र? तो ये हुआ शेर शाह के समय में। कब? शेर शाह के समय में। शेर शाह का जो शासनकाल है ना 1940 से 45 तक रहा। कब? 1940 से 45 तक। 1945 में ये जो है कालिंजर का किला घेरा। कालिंजर का किला घेरा तो बड़ा, जो उसको जीतना बड़ा मुश्किल था। वो यहाँ से क्या किया कि उक्का नाम का एक अस्त्र था, वो चलाया। ठीक है, बम समझिए कि बम था, वो चलाया, लेकिन वो फटा नहीं, वो वापस पड़क के आ गया। जैसे आप बम फेंके और वो जो है वापस आ जाए, वो अपने पास फट जाए। तो यही काम इसके साथ हुआ था। बेचारा इसे फेंका और वापस लौट के आ गया इसी के पास, फट गया। लो, तो कालिंजर का किला तो जीता नहीं और खुदे चल बसा। अगर होता तो कल्पना कीजिए कि क्या होता। जीटी रोड पूरा एकदम बनवा दिया। कहां से कहां? काबुल से लेकर के और बांग्लादेश तक। काबुल से लेकर के बांग्लादेश, बांग्लादेश में सोचिए कहां, चटगांव तक, जहां के मास्टर सूर्य सेन थे। चटगांव विद्रोह एक पढ़िएगा आगे चल करके, सूर्य सेन। ठीक है, कि पूछता है क्वेश्चन कि चटगांव विद्रोह के मुख्य लीडर कौन थे? तो मास्टर सूर्य सेन। ठीक है, तो खैर अभी देखिए कि अफगानिस्तान कहाँ? अफगानिस्तान के काबुल। यहाँ जो है समूचे दिल्ली आगरा होते हुए पहुंचा दिया कहाँ? बांग्लादेश के चटगांव तक। उस समय बांग्लादेश भारत में ही था। ठीक है, तो कंप्लीट इतना जीटी रोड बनाया। इतना ही नहीं, डाक व्यवस्था उस समय चुस्त दुरुस्त किया। मतलब है कि हर जगह डाक वगैरह। अच्छा, रास्ता पर सराय बनवाया। अभी भी जो आप सुनते हैं मुगल सराय, ठीक है ना, इस तरह के जो नाम सराय वाला सुनते हैं, तो जगह जगह वास्तव में रास्ता में पड़ाव था, जहां यात्री लोग, जाने आने वाला लोग अब दूर से जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, समझ रहे हैं, तो चाहिए ना ठौर ठिकाना। पहले ऐसा थोड़ा था कि एरोप्लेन था, गाड़ी था, एक दिन में पहुंच गए, ऐसा नहीं था। तो जो सराय वगैरह का निर्माण करवाया, सड़क के किनारे पेड़ पौधा उगवाया ताकि छांव मिले, परेशानी ना हो, धूप की तपिश में लोग झुलस न जाए। लड़की लोग जाए तो ऐसा ना कि मालूम चलेगा समझो चेरलो हो गया। ठीक है, तो बड़ा ख्याल रखा। इतना ही नहीं, जो आज आप रुपया देख रहे हैं, तो इसके पहले टका था, जीतल था। जो रुपया चलाया, मतलब कह सकते हैं कि जो सिक्का जिससे खरीद बिक्री की जाती थी, तो जो उस सिक्का के नाम रुपया कौन दिया? शेर शाह सूरी। एक पहले उस सिक्का के नाम कौन सी रहता था? टका या जीतल। ठीक है, तो वो रुपया आज तक अब चला आ रहा है। तो पहली बार रुपया नाम किसने दिया सिक्का को, या कह सकते हैं कि रुपया किसने लॉन्च किया? शेर शाह सूरी। उसी तरह से पाटलिपुत्र को पटना कौन बनाया? शेर शाह। कौन? शेर शाह। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, इसका दो युद्ध, लड़ाई झगड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चौसा का युद्ध, चौसा बिहार में ही है, और दूसरा बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, यूपी में है कन्नौज। तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी भी रहा था। मध्यकालीन भारत में पढ़े, प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जानिए कि जो चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ हुआ, इसमें हुमायूं जैसे तैसे प्राण बचा के भाग। लगने जो है क्या किया, शेर शाह फिर जाके कन्नौज में हुमायूं को घेर लिया। बोला कि तोरा तो छोड़ेंगे नहीं, ये शासन अब मेरा यहाँ पर होगा। हुमायूं बेचारा जैसे तैसे जान उचान बचा करके भागा, और भागा तो सीधे जा करके काबुल रुका, अफगानिस्तान में जाकर रुका। ठीक है, अपना भाई था उधर असगरी वगैरह उसका, तो उसके पास जा करके रुका। उसके बाद शेर शाह का शासन शेर शाह का शासन 1540 से शुरू होता है। ठीक है, और 1540 से 45 तक। उसके बाद शेर शाह मर जाता है।
45 से 55 तक, 1545 से 55 तक सिकंदर सूर शासन किया, यानी कह सकते हैं कि सूर जो वंश था 15 साल तक शासन किया। कब? 40 में, और 40 से 50, 10, 55, 15 साल तक बेचारा शासन किया। उसके बाद फिर हुमायूं होने से आया और 1555 में इसको मार के भगा दिया। फिर हुमायूं कब्जा कर लिया। ठीक है, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान। क्या? भाग्यवान, जिसका भाग्य बहुत तगड़ा हो, बढ़िया भाग वाला हो। लेकिन हुमायूं जो है जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। ये लेन पुल नाम के एक अंग्रेज बाद में किताब लिखा, ये नहीं कि उसी समय हुआ था, बाद में किताब लिखा एक अंग्रेज लेन पुल। उन्होंने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए भी मर गया। काहे मर गया लड़खड़ाते हुए? वो जो है अपना लाइब्रेरी, जहाँ ढेर मानी किताब रहता है उसको लाइब्रेरी कहते हैं, तो लाइब्रेरिया पर ढेर मानी किताब था, तो सीढ़ी लगा के चढ़ा और ओकरे पर से उलट गया तो ऐसा उल्टा के बस खत्म, तो जो है लड़खड़ाते हुए मर गया। तो 1555 में हुमायूं मर गया। अब तुरंत जो है हुमायूं का जो छोटका बचवा था अकबरवा, मात्र उम्र था 13 साल। ठीक, तुरंत जो है अकबर को बैरम खां गद्दी पर बैठाया कि बैठ रहे न तो दूसरा कोई हथिया लगाया। बड़ा जल्दी जो है सब हथियारे में एक्सपर्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो ये जो है अफगान शैली का, क्योंकि शेर शाह अफगानी था तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर जो छाप रहेगा अफगानी था। जैसे ना देखते हैं कि आप अगर भोजपुरी साइड के कोई स्टूडेंट है तो भोजपुरिया बोलते हैं, हिंदी भी बोलेंगे तो उसमें भोजपुरिया टोन रहेगा। मिथिला वाले हैं, चाहे पटने रहे चाहे कहीं भी विदेशे कहने रहे, मैथिली वाला टोन रहेगा। मगही है तो मगह वाला टोन रहेगा। तो ये अफगानी था तो अफगानी वाला शैली अपनाया बनाने उनाने में। ठीक है, तो इसको अफगान शैली कहते हैं, अफगान शैली, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सूर शैली। क्या? सूर शैली। शेर शाह सूरी पूरा नाम न था, तो सूर शैली। ठीक है, उसका जो टाइटल हुआ था वो वाला सूर शैली। ये जो है ऐसा नहीं कि वो बोलते चलता था कि हम जो है अफगान शैली में बनाए हैं, सूर शैली में बनाए हैं। ये जो बाद में इतिहासकार लोग होते हैं अलग अलग बिल्डिंग को कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा ये वाला जो है ना सूर शैली में बना हुआ है, ये फलनवा शैली में बना हुआ है। समझ रहे हैं? तो वो जो है शेर शाह नहीं बोलते चलता था। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। क्या? फरीद। नेक्स्ट, चारवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? चारवाक दर्शन का विकास किया था लोकायत संप्रदाय। कौन? लोकायत संप्रदाय, एकमात्र संप्रदाय जो सोचिए प्राचीन काल में प्योर नास्तिक था। कोई भगवान वगैरह को नहीं मानता था, कोई आत्मा वगैरह को नहीं मानता था। बोलता था कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसका ये नहीं कि पूरा उसका धर्म जो संप्रदाय था उसका ये सारांश है। उसका कहना था कि देखो ये धरती जो है ना, जब तक हमारा जीवन है तभी तक सब कुछ है, और जैसे ही हम मर जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं है। वो अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं होता है। ये जड़ चेतना ये सब लंद फंद जो है बात, ये सब फालतू लोग के बकवास बात है। तो ये लोकायत संप्रदाय वाले लोग बोलते हैं। सोचिए उस टाइम में और बोलते थे और लोग कुछ नहीं करता था। आज जो है बोल दीजिए ना कि भगवान ये सब कुछ नहीं होता है, लो कान ऐसे खड़ा हो जाएगा, का बोल दिया। ठीक है, तो स्वतंत्र विचार उस समय काफी प्रीफर किया जाता था कि हर लोग अपना विचार रख सकता था। और आज भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या मतलब लोग हैं जो भगवान, भूत, आत्मा, परमात्मा ये सब नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध खुद नहीं मानते थे, भगत सिंह खुद एक नास्तिक थे, लेनिन, कार्ल मार्क्स नास्तिक थे। ठीक है, तो ये लोग बजाते भगत सिंह ने तो एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। अब सोचिए उस लेख को जब आप पढ़िएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा। इसी तरह के एक बहुत ही बढ़िया बुक है, अगर आप नास्तिक हैं या जानना चाहते हैं कि क्यों लोग नहीं मानते हैं भगवान को, तो इस तरह के बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। फेसबुक पर तो बजाते एक ग्रुप है नास्तिक लोगों का। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लोगों का ब्रेन वाश, लोगों का ब्रेन कह लीजिए कि सही डायरेक्शन में जा रहा है कि बेवजह के जिसका कोई प्रमाण न हो, इसका यही कहना था कि जिसका प्रमाण हो ही ना उसको हम क्या माने। ठीक है, तो ये लोग जो है ढकोसला, पूजा पाठ
और जो भी अल्लर बल्लर जितना चीज था ना उससे परेशान होकर के लास्टली लोग नास्तिक बनना शुरू कर दिया था। आज भी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा घोर आस्तिक है, नास्तिक नहीं आस्तिक, सरस्वती जी का पूजा करेगा तो अपन समूचे किताबों उनका पास जाकर लाद देगा, ला पढ़, ठीक है। तो अब कल्पना कीजिए कि सबसे अधिक भगवान कहाँ, भारत में है, सबसे अधिक शक्तिशाली दुर्गा माई, और सबसे अधिक स्ट्रांग देश कौन, अमेरिका। सबसे अधिक सरस्वती जी की पूजा करे वाला हिया है। अब सबसे अधिक ज्ञानी बौद्धिक क्षमता में अमेरिका। यहाँ ये देखिए चाइनो बढ़ल जा रहा है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री आमतौर पर नास्तिक होता है, ठीक है। मतलब अधिकतर लोग वहाँ नास्तिक होते हैं, बौद्ध धर्म वहाँ पर है लेकिन अधिकतर लोग नास्तिक होते हैं। तो कल्पना कीजिए सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा होता है यहाँ, और सबसे ज्यादा अमीर है अमेरिका। ला समझ रहे बात को। तो यहाँ जो है ना लोगों को घंटी डुलाने से फुर्सतें नहीं है। यहाँ हर चीज में भाग्यवाद चल पड़ा है, मेहनत नहीं भाग्य। हमार भाग होगा तो नौकरी मिले जाएगा, हमार लड़कवा के भाग्य नहीं ठीक है। यहाँ तक कि बहरियों निकलेला जो है ना, देखेगा कि दही खा के निकलेगा, हद है यार, बहरियों निकलेला कि दही खाएगा। तो मतलब अति हो जाता है, आप देखे ही हैं। ये लोग आया सीधे जो है बढ़िया बढ़िया बात बोला। एक बार जो है लोकायत संप्रदाय के बारे में पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं कि उस समय जब एक लोकायत संप्रदाय चार्वक ने इस दर्शन को दिया था, इसलिए चार्वक दर्शन भी कहते हैं या लोकायत दर्शन भी कहते हैं। और बाकी नास्तिक के बारे में एक बार स्पेशल वीडियो ही बनेगा, ठीक है। ताकि धीरे धीरे लोग ये जो आडंबर में आप लोग पड़ गए हैं ना कि घंटी डोलावे से और झुनझुना बजावे से भगवान खुश होते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए झुनझुना बनाना बंद कीजिए। ढेर लोग तो ऐसनो कोरोना काल में आया कि कोरोना मैया के पूजे लगा, कोरोना मैया की जय, ल मतलब हद कर दिया है, हद कर दिया है। कल को तो लगता है कि लत याद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस मुगल सम्राट का हुआ था? तो पटना में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था फर्रुखसियर का। किसका? फर्रुखसियर। इसको फर्रुखसियर को कायर बादशाह भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को कायर बादशाह भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही डरपोक था। हालांकि ये जो है पड़ गया, देखिए ये जो है अपने भाई था इसका भाई का नाम था जहांदार शाह। क्या? जहांदार शाह। जहांदार शाह को ये जो है जाके भोंक दिया मतलब मर्डर कर दिया, लो खत्म। इससे पहले जहांदार शाह था शासक, जहांदार शाह को ही मार दिया। कब? 1713 में। 1713 से 19 तक ये जो है राजा बन रहा, खूब एकदम मजा किया 1713 से 19, ठीक है। उसके बाद जो है ये 1713 ईस्वी से पहले कर भैया था जहांदार शाह, उसको गया हुआ ले, उसको कहते हैं सामूगढ़ की लड़ाई। सामूगढ़ वो जगह है, वहीं पर जाकर भोंक दिया था, लड़ाई हुआ था तो भोंक दिया, जहांदार शाह गया। हालांकि इसका जो है किंग मेकर के नाम से जाना जाता है सैयद बंधु को। दूगो भाई था, अब बड़ा कमीना था एक नंबर का। कभी ओकरा दने ढुलक जाता था, कभी ओकरा दने, और जेकरा दने से फायदा बुझाता था ओकरा दने ढुलक के दूसरका के भोंक देता था। तो सैयद बंधु जो है इसको बना दिया राजा। 1713 से 19 तक की खूब तड़फड़ाया कि हम सैयद बंधु के चंगुल से, जो इसको भी डर था कि हमरों को खनियो भोंक देगा, तो खूब जो है तड़पाया। लेकिन वो लोग जो है उसको छोड़ा नहीं, इसको लास्ट में फिर वही लोग ठीको किया, इसको ही भोंका, ठीक है, मतलब भोंकवा दिया। तो फर्रुखसियर ये था, पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ? पटना में। किसका? फर्रुखसियर, जिसको कायर बादशाह भी कहते हैं, ठीक। जहांदार शाह को रोशन आरा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जहांदार शाह इसके जस्ट पहले था। नेक्स्ट है, बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है अनूप लाल मंडल को। किसको? अनूप लाल मंडल, इनको बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। और प्रेमचंद आप जान ही रहे, उनकी बहुत सारी किताबें हैं तो उनको याद रखना, जैसे गोदान, गबन, बूढ़ी काकी। अभी भी 9th क्लास का जब बुक पढ़िएगा तो उसमें नमक का दरोगा पढ़ना है, तो काफ़ी बेहतर बूढ़ी काकी और इस तरह से बहुत सारा किताब इन्होंने लिखा। इनका किताब पढ़ने का एक अलग ही मजा है। तो उसी तरह के लेखक ये भी थे। कौन? अनूप लाल मंडल। और इसीलिए इनको बिहार का प्रेमचंद कहा गया।
क्या? बिहार का प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? तो बिहार छात्र परिषद को संगठित किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रथम, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, बिहार के राष्ट्रपति थोड़े होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और बिहार के थे। क्या? अपने बिहार के थे। इनका जन्म 3 दिसंबर, कब? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और इसी कारण 3 दिसंबर को नीतीश बाबू यानी कि अपने मुख्यमंत्री, कौन? अपने मुख्यमंत्री, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री मेधा दिवस मनाना शुरू किए। मेधा दिवस क्यों? क्योंकि अपने टाइम में जब ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कौन? राजेंद्र प्रसाद, तो टॉप आए थे पूरे कोलकाता यूनिवर्सिटी में, टॉप। ठीक है इनका बारे में तो कहानी प्रचलित है कि जो है ना, खैनी खा के अब जब खा लेते थे उसके बाद गर्दा उड़ा के लिखते थे। ये सब बेवजह के जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, वो कहानी बनाता है। जैसे कहानी बनाते हैं कि शंकर जी जो है ना गांजा पीते हैं। अरे बुड़बक, उतना बड़का आदमी, महान आदमी, और गांजा पियेंगे, धतूरा खाएंगे। तो जो लोग कुतर्की लोग हैं ना, वो लोग अजीब अजीब चीज़, नया नया कहानी गढ़ देता है। कहानी गढ़ने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं ही, ऐसे थोड़े इतना बड़का रामायण महाभारत ये सब लिखा गया है। तो यहाँ जो है बिहार छात्र परिषद एक संगठन बनाए थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जीरादेई। कहाँ? जीरादेई। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम या अंतिम जो भी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, वो बिहार के थे। कौन? बिहार के थे। हम लोग जहाँ जाते हैं टॉपे पर पहुँचते हैं, चाहे आज पहुँचे या कल पहुँचे, क्योंकि हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। हम लोग का बस ये करो या मरो। या तो हम लोग करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा इतना कि ग्रुप डीए वाला नौकरी काहे न हो, लेकिन ले के छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है? यही चिड़ियाखाना, जहां पर मिलने जाते हैं आप। ठीक है, कौन? इस चिड़ियाखाना, पटना वाला जो चिड़ियाखाना, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या? संजय गांधी जैविक उद्यान। और इसी को हम लोग कहते हैं पटना जू, पटना के चिड़ियाखाना, पटना चिड़ियाखाना। ठीक है, तो याद रखिए संजय गांधी जैविक उद्यान। यहाँ जो है प्लास्टिक लेकर के जाना मना है। मानता है कोई यहाँ? हमारा एक बात समझ में नहीं आता कि प्लास्टिक पर बैन है, लेकिन बैन किसको? तक कस्टमर को प्लास्टिक में नहीं ले जाना है। फैक्ट्रियाँ महाराज बंद नहीं करवाइए। अब बीमार पड़ल हैं तो मारिएगा ओकरा जो कि बीमार पड़ल है, कि बैक्टीरिया वायरस मारे वाला दवाई दीजिएगा। जहाँ से सोर्स है, जहाँ से बीमार पड़ रहा है, तो ओकरे धर के सोटले हैं। ठीक है, दारू के दुकान चल रहा खुलेआम। हम मतलब हमारा गांव में भी अच्छा खासा दारू चल रहा है। ठीक है, अब क्या कहा जाए, सब पी, को कभी कभी पी करके जो है अंग्रेजी बतिया लगता है। ठीक, तो ये जो है किस राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया? संजय गांधी जैविक उद्यान। यहाँ पर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है ना, कि जाइएगा तो मिल ही जाएगा, तो नहीं मिले ज़्यादा बेहतर है। क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित? देखिए, गैंडा प्रजनन यानी कि गैंडा के जनसंख्या के वृद्धि के लिए यहाँ पर सेंटर खोला गया। ये जो है एशिया में सबसे बड़ा का सेंटर है और विश्व में दूसरा नंबर पर। तो ये जो है कहाँ स्थापित है? तो ये है यहीं संजय गांधी जैविक उद्यान में। कहाँ? संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, बड़ा बढ़िया जगह है, घूमने जाइएगा ना तो जरूर जाइएगा। पटना में ऐसे भी लोग जब जाते हैं घूमने तो यहाँ जरूर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी कि -0.97 किस दशक में रही? ऐसनो टाइम आया है बिहार का कि जनसंख्या घटे लगा है। तो ये कब?
1911 से 1921 के बीच, जो 1911 से 21 के बीच, कहने का मतलब है कि 1921 में काउंटिंग हुआ, जनगणना हुआ, तो देखा कि ये वाला 10 साल के ना काउंटिंग होता है, तो 11 से 21, तो 21 में काउंटिंग हुआ, तो लो ये तो माइनस में जा रहा है। हम लोग सोचे कि अरे माइनस में कैसे चल जाएंगे गर्दा बढ़ा दिए। ठीक है, चलो प्लस हो गया। ठीक, ये जो है कब राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कब रहा? 1911 से 21 के बीच निगेटिव में रहा। वर्तमान में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4 है। कितना? 25 मैंने मोटा मोटी 25.5। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर परसेंटेज में। अब भारत की बात करें कितना है? 17.7%। कितना? 17.7%। रुके वाला थोड़े हैं, नहीं रुकेंगे वीर, तुम बढ़े चलो, उसी सिद्धांत पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब बात करते हैं कि वार्षिक वृद्धि दर अगर भारत की बात करें तो 1.64% है। कितना? 1.64। अच्छा, एकमात्र राज्य भारत का है जो अभी जो जनगणना हुआ 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 की ही बात करें, 25.4, 17.7, 25.4 बिहार का, 17.7 इसका भारत का, और वार्षिक वृद्धि दर 1.64 भारत का ही बात कर रहे हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार ही एकमात्र भारत का राज्य है नागालैंड, जहां की निगेटिव हुआ, ना से ना, वहां पर लोग ना कहता ना। ठीक है, तो एकमात्र जो है राज्य है नागालैंड, जहां की जनसंख्या निगेटिव में गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1968 में। कब? 1968 में राज्य पुरातत्व निदेशालय। नेक्स्ट है, जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ था? तो जरासंध हुआ था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। ठीक है, देखिए बृहद्रथ जो है ना, अगर बाबूजी के नाम था, जरासंध के जो बाबूजी थे इनका नाम था बृहद्रथ, तो उन्हीं उनका बेटा हुआ जरासंध, तो उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया। पहले वंश जो नाम रखा जाता था या नाम रखा जाता है, रखा जाता था ना, ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य आया तो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य आया तो मौर्य वंश अपने थोड़े कहीं चलता था कि हम मौर्य वंश के हैं, हम मौर्य वंश। पढ़ाने के लिए जो साहित्यकार लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, वो लोग जो है ना अलग अलग कैटेगरी किए। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा भाई पढ़ना है, समूचे खानदान के, दादा बाप बाल बच्चा समूचे के, तो एक कह दो मौर्य वंश। ठीक है, ताकि जब पढ़े तो हमारा पता चले कि केकरा बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस समय जो है कहते चलता था कि हम बृहद्रथ वंश के ही हुआ, हम बृहद्रथ वंश के हैं, वैसे नहीं होता था। ठीक है, हम लोग इसको नाम रख दिए अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, इतिहासकार लोग। ठीक है, तो जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ? बृहद्रथ वंश, बाबूजी के नाम पर रख दिया। मौर्य वंश, तो जो पहला शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अनुसार नंद वंश, महापद्मनंद पहला शासक था, उसके नाम पर। ठीक है, कभी कभी जो है अलग नाम रहे, जैसे बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था, तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जनरली आपको मिलेगा कि जो पहला बार शासन किया राजा बना, उसके नाम पर वो वंश चल रहा है। नेक्स्ट, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश का शासन काल को कहा जाता है? तो एक वंश था कर्णाट वंश। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्णाट वंश। ठीक है, तो कर्णाट वंश जो है इसके शासनकाल में जो मिथिला था उसको स्वर्ण युग, सबसे बेहतर कह लीजिए कि अपने समय का विकास जो किया मिथिला, तो इसी के समय में कर्णाट वंश। और इसका संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। कौन? नान्यदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? तो 16 महाजनपद, जानते हैं ये महाजनपद सुन तो लगता है कि प्राणे उड़ गया। महाजनपद कौन सी? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद मतलब राज्य। आज जो हम लोग कहते हैं राज्य, उसके पहले, आजादी से पहले एक प्रांत कहा जाता था। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से जो प्राचीन काल में महाजनपद कहा जाता था, अलग अलग राज्य को महाजनपद। अब आज जो है ज्यादा अंग्रेजी जो झाड़ता है तो स्टेट बोलता है, इसी तरह से परिवर्तन होते जाता है। तो जो 16 राज्य था, ये पहली बार वर्णन जो है मिला जैन साहित्य, उसका नाम है भगवती सूत्र। क्या? भगवती सूत्र। जैन लोग के वो किताब है भगवती सूत्र। अब सूत्र मैंने नहीं समझे मैथ की किताब होगा,
ये जो है जैन लोग अपना लिखा है, जो भी लिखना था, ठीक है, मैथमेटिक्स में नहीं है। भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब याद कैसे रखिए कि भगवती सूत्र, देखिए भग भाग, राज्य एक अलग अलग भाग होता है ना, नहीं, तो भग से याद रखिएगा भाग, ठीक। नेक्स्ट, नंगी हड़ताल, नंगा, ऐसा ऐसा हड़ताल कभी सुने हैं? हम बिहारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नंगी हड़ताल 1930 में हुआ था, किस जेल के कैदियों ने किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी 1930 में हुआ है कि आप जानवे करते हैं, सत्य चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून को तोड़े थे। पहले खाली अंग्रेजी लोग नमक बना सकता था, बोले कि अरे हम बनावेंगे, तुम ही खाली काहे बनाएगा? तो ये जो है नंगी हड़ताल किस जेल के कैदियों ने किया छाप, गांधी जी को किया, अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, क्या अरेस्ट कर लिया, मतलब जेल में बंद कर दिया। बोला कि रे गांधी जी के बंद कर दिया, ले हम नंगे रहेंगे। काहे? पूछा कि काहे तू नंगे रहेगा रे? बोला कि तू विदेश से लाता है ना बेचे लगी, चाहे तोर फैक्ट्री वाला बनाता है ना, हम तोर पहनबे न करेंगे, कपड़वे नहीं, ठीक है। अंग्रेज लोग को समझे ना क्या कर रहे क्या नहीं, ठीक। तो ही तो है, मतलब क्या कहा कि हम कपड़वे नहीं पहनेंगे। ये छपरा जेल, क्या छपरा जेल, ठीक है। यहाँ के जो लोग बोला कि हम तो कपड़वे नहीं पहनेंगे, तू बेचेगा कौन चीज, ठीक है, कौन? तो चलिए अब जो है नंगी हड़ताल किस जेल के कैदियों ने किया था, समझ गए, छपरा जेल। तो नंगे पुंगे हम घूम रहे हैं, तो हमने ना पहने के मैंने रोक लेगा का, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, हम बिहारी हैं। नेक्स्ट, बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता हैं? तो हालांकि भिखारी ठाकुर तो बहुत सारा नाटक लिखे हैं, जिसमें सबसे अधिक फेमस है विदेशिया। इस पर फिल्म भी बन चुका है विदेशिया पर, और नाटक भी बहुत सारा होता है, और भिखारी ठाकुर इस पर खूब नाटक करते थे, ठीक। तो ये जो है विदेशिया कहाँ नाटक है, कौन? भिखारी ठाकुर का। जान लीजिए कि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर एगो लेखक था जो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, और वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया किताब लिखा, जिसे तो उस लेवल के लेखक माने गए हैं, कौन? भिखारी ठाकुर। इसीलिए भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। पूछता है, याद रखिएगा कि इनको, भिखारी ठाकुर को। विदेशिया एक सिंपल सा कहानी है, कुछ नहीं है, गांव में बेचारा एगो लड़का है, ठीक है, उसका हो जाता है ब्याह। वो भी खूब सपना देखता है कि हम ब्याह करेंगे तो ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, लेकिन गरीबी उसको जीने नहीं देता है। वो देखता है कि जो लोग बंगाल व आसाम कमाने जाता है, और वहाँ से जो है कमाता है, वो आकर के यहाँ ऐशमौज करता है अपन बाल बच्चा बीबी के साथ। इसका तो शादी हो जाता है, बेचारा पैसा के अभाव में कुड़ते रहता है। बीवी को कहता है कि हम भी जाते हैं वहाँ से पैसा कमा के आवेंगे ना, तो फिर हम लोग ऐसे मौज से जिएंगे। उसकी बीवी बोलती, बट हम जैसे हैं वैसे ठीक है, कमाया जाएगा, कहीं नहीं होने, मन मरा जाएगा, क्या होगा, बड़ी समझाती है। ये देखता है कि जाने न देगी, ठीक है, ये छोड़ेगी नहीं, एकदम गर्दन एकदम बैताल जिसन पकड़ ले। ये जो है चुपके से भाग जाता है, ठीक है, लेकिन सपना वही रहता है कि हम पैसा कमाएंगे फिर आके ऐश मौज करेंगे। अभी भी गांव, कुछ दिन पहले तक, अब तो कम, हमारा गांव की याद है, जब हम छोटा थे तो दिल्ली पंजाब लोग जो कमाने जाता था तो उधर से आके अब वो रेडियो ले लेता था, अब ऐसे कन्हवा पर टांग के वैसे रेडियो सुनते चलता भर गांव के, हम रेडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो वही चीज उसका भी सपना था, क्योंकि गांव में जैसे जो अच्छे परिवार थे ऑलरेडी रेडियो था, उस समय रेडियो बहुत ही बड़ा चीज था, ठीक है। तो वो लेकर क्या था, पहले भर गांव ऐसे घुमाता था दाहा जैसा। तो वो जाता है वहाँ कमाने जाता है बंगाल असम, वहाँ वो जो है कमाने लगता है, सपना अपना देख रहा है। इसी दरमियान एगो नया लड़की से उसको परिचय हो जाता है, नया लड़की फंस जाती है। अब उसके साथ पत्नी की तरह रहने लगता है, वो इसको भूल जाता है इधर गांव में, वहीं अपना दुनिया में ख्वाबों ख्यालों में खोया हुआ है। यहाँ बेचारी ये रो रही है कि पता ना ससुरा मर गया कि क्या है, चिट्ठी उट्ठी न लिख रहा है, मुँह जरौना कुछ न बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है गांव के ही गांव में वो फेरी वाला आता है, वो भी जो कभी कभी बंगाल वगैरह जाते रहता है, तो इसका दुखड़ा सुनता है, जानता है, उसको कहता है कि हम तो वहाँ जाते हैं, हम अगर जाएंगे मिल गया तो ओकरा समझा के फिर हम आपको खबर करते हैं, उसको बोलेंगे कि अरे जाओ वहाँ मेरा हरुआ खोजित हो, ठीक ना। अब जो है ये पहुंचता है और देखता है, ये हुलिया बताई थी, पहले फोटो थोड़े था कि लेके जाएगा, बहुत पुराना कहानी है। तो ये जो है जैसा जैसा हुलिया बताई थी वैसा देखते, अरे एगो जो है दूसर मेरे हारू साथे जो है पूरा जो है
थी होली मना रहा है बिना होली के, तो एक कहता है अरे वहाँ ही बियाह कर ले, अब यहाँ एगो अलगे वाह रे लड़का, वहाँ जाए मेरा हरुआ और वही तो सुख के कांटा हो। यू जो है वहाँ से कहाँ पहुँच समझाता है, समझ इसको अपना पुराना समय याद आने लगता है कि हम जो है क्या वादा अपनी वाइफ से किए थे, अपनी पत्नी से किए थे, और आज हम क्या कर रहे हैं। ये जो है वहाँ पर उसको बताता है, हालांकि उससे शादी नहीं करता, जो वहाँ रह रहा है जिसके साथ शादी नहीं करता, ऐसे ही समझ लिव इन रिलेशन में रह रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा वहाँ पर लोग उस पर तंज भी कहते हैं कि नहीं खूब ही मजा लुटे, ठीक ना, शादी ब्याह कर ले कुछ ना ऐसे ही रख ले। वहाँ से जो है उसको छोड़ छाड़ के रतिये के भाग जाता है, ठीक है, वो आने नहीं देती है, रतिये के भाग जाता है, यहाँ आता है। अच्छा तो उसके आने से पहले क्या करता है कि रास्ते में चोर बदमाश डाकू जो भी था सब छीन छोड़ लेता है। ये फटेहाल हालत में पहुँचता है दूरा पर, घर पर, रात के मेहरारू दरवाजा खोल रहे, पहचान तो खोलती नहीं पहले, अच्छा उसके मेहरारू पर वो गांव के दूसरा आदमी के नजर है, तो डर के खोलती नहीं रतिया के, पहले पूरा जो है इस चिल्लाते हम ही उरे, आगे खोल ना हम ही हो। वजह पहचानती है, पहचान करके और घर के अंदर लाती है, तब देखती है तो पूरा फटल उटल, का सपना देखा गया था, का करके आया है। उधर से ले लुड़ी चल कुड़ी जो वहाँ मेहरारू रखले था एगो, वो पहुँच जाती है घरे कुछ दिन बाद, अभी क्या करे फट जाता है फेरा में, फिर देखो हम लोग शांति से रहते हैं, फिर दोनों दो गो बीबी के साथ आराम से जीवन जीता है। तो यही है विदेशिया की कहानी। अगर आपको सुनने में मजा आ रहा है तो ठीक है ना, तो इसको डबल टैप करके अब आगे बढ़ते जाइए, नया क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ये है किशनगंज। क्या? किशनगंज, यहाँ सबसे ज्यादा चाय होता है। ठीक, देखिए ये किशनगंज कहाँ है, तो ये अपना बिहार है, ठीक ना, और यहाँ है किशनगंज। क्या? किशनगंज। नेक्स्ट, सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सुमागधी के नाम से जाना जाता है सकरी नदी को। क्या? सकरी नदी, सुमागधी के नाम से। चूंकि ये नदी मगध क्षेत्र से गुजरती है, मगध यानी कि नवादा के बीचे बीचे हेल के जाती है। क्या? नवादा के बीचे बीचे हेल के, तो इसी तो नवादा मगध में है, नवादा गया पटना ये सब होते हुए ये जो है मेन मगध के क्षेत्र से चुका था, इसी नाम है सुमगधी। क्या? सुमगधी। कोई किसका? सकरी नदी का। क्या? सकरी नदी का, याद हुआ? सकरी नदी। नेक्स्ट, आज के समय में जो सकरी नदी है ना, नदी के जगह नाला बन के रह गई है, इतना सब भर भोर दिया कुछ कुछ फेंक फेंक के सब। लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लखनदेई कहिए चाहे करनाली कहिए, यह है घाघरा नदी। क्या? घाघरा नदी, ठीक ना, यह है घाघरा नदी, इसी को लखनदेई, शुरू में इसका नाम जहाँ निकलती तो महाभारत श्रेणी से, नेपाल जो है महाभारत श्रेणी है वहाँ से, जो शिवालिक कह लीजिए कि जो हिमालय के जो महाभारत श्रेणी वहाँ से लखनदेई और करनाली, तो शुरू में इसका नाम है लखनदेई, करनाली बाद में हम लोग जब बिहार में घुस गई तो कर देते हैं घाघरा, चाहे कह लीजिए कि इंडिया में भारत में जब प्रवेश कर गई तो कर देते हैं घाघरा नदी। क्या? घाघरा नदी। ये जो है ना, यहाँ देख रहे हैं, ये जो है इस तरह से, पहले तो इधर गंगा ऐसे आई, ये जो है ऐसे आ करके वैसे छापरा में आके यहाँ मिल जाती है। कौन? घाघरा नदी। यहाँ जो है यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है, यूपी और बिहार का बॉर्डर यहाँ पर इस ढंग से अलग करती है घाघरा नदी। भारत में अधिकतर जो राज्य वगैरह अलग हुए हैं तो इसी तरह से, या तो नदी से, नहीं तो पहाड़ से, नहीं तो कुछ न कुछ भौगोलिक अलग कंडीशन रहा है अधिकतर केस में। नेक्स्ट, इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 में किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया कोसी नदी पर। कहाँ? कोसी नदी पर, कोसी नदी पर किया गया 1968 में इंद्रपुरी बराज। इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 में कहाँ? कोसी नदी पर। बराज मतलब होता है बांध, तो 1968 में कोसी नदी पर इंद्रपुरी बराज बना। अच्छा, इसको जो है याद रखिएगा, राज्य पुरातत्व निदेशालय 1962, ठीक है, 1962, 68 गलती से लिखा गया था, गलती से गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो ये 1962 में, राज्य पुरातत्व निदेशालय 1962 में। नेक्स्ट, मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है? तो यह है कामोत्तेजना। कामोत्तेजना। देखिए, जब ब्याह होता है ना, शुद्ध मगही में ब्याह कहते हैं और हिंदी में विवाह कहते हैं, तो हम तो भाई मगही वाला आदमी हैं, तो हम करें जब ब्याह होता है लड़का के, तो लड़का के वो कोहबर पूजाता है, ठीक है, कोहबर में बनता है चित्र। क्या? चित्र, ठीक है।
अब पता नहीं बनता है कि नहीं, अब तो होता है अलग अलग हॉल में इधर उधर, पहले घरे होता था तो लोग अपना बनाता था, तो उसमें अलग अलग चित्र बनाया जाता था, हर चित्र का कुछ मतलब था। हालांकि ये मिथिला में है लेकिन फिर भी मगध में भी देखने को मिलता है। तो मिथिला शैली में मछली जो है कामोत्तेजना का प्रतीक है। क्या? कामोत्तेजना का। इस तरह से अगर आपको पूछे कि बांस किसका प्रतीक है, तो पुरुष लिंग का। और अगर पूछे कि कमल का पत्ता, तो स्त्री लिंग का। ठीक है, स्त्री के योनि का। तो जो कमल है उसका आप जान गए, तो इसमें से किसी का भी पूछ दे तो आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पहला किया गया था राजगृह। क्या? राजगृह। ठीक है, राजगृह में पहला बौद्ध संगीति महाकश्यप के, उस समय अध्यक्ष जो बने थे पहला बौद्ध संगीति के, तो महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। अजात शत्रु के समय में ये पहला बौद्ध संगीति हुआ था। जैसे ही बुद्ध भगवान 383 में मरे, उसी वर्ष जो है ये वाला आयोजन हुआ, प्रथम बौद्ध सभा, या इसी को बौद्ध संगीति भी कहते हैं। इसमें देश के जो भी बौद्धिस्ट विद्वान थे, पूरे देश प्रदेश जो भी, तो सब एक जगह जमा हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर राजगृह में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गया। एगो को कहा गया अस्थावीर और एगो के महासंघिक। एगो के अस्थावीर और एगो के महासंघिक। जो अस्थिर रहा, मतलब कि जो बुद्ध भगवान बता के गए हैं हम वही ढाक के तीन पात रहेंगे, एकदम अस्थिर जो रहा, वो अस्थावीर कहलाया। अजय बदल दिया तनी मनी, कि बुद्ध भगवान बोल के गए थे तो वो अपना टाइम था उनका, बोल के गए थे, उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो कुछ परिवर्तन किया, तो महासंघिक कहलाया। क्या? महासंघिक। यही वाला बाद में हीनयान और महायान में बदल गया। हीनयान यानी कि जो अस्थावीर था हीनयान, और महायान यानी जो महासंघिक था। महासंघिक में बहुत आडंबर घुसा दिया, इतने लंद फंद का कछुआ अछुआ लछुआ सब के कछुआ से जो है धन संपत्ति आता है, सबके घुसा दिया। ठीक है, तो उसमें ये तो जरूरत से ज्यादा अस्थिर रह गया अस्थावीर, और महासंघिक जरूरत से ज्यादा अपने आप को बदल लिया। अब न वो जो है जरूरत से ज्यादा बुद्धि एकदम पकड़ ले रहा कि हम वैसी रहेंगे। अब समय बदलता है, संस्कृति बदलता है, तो उस अनुसार रहना चाहिए। ठंडा देश है जैसे नॉर्वे, तो ठंडा देश है, वहाँ सालों भर लोग स्वेटर पहनेगा, है ना। और यूँ आकर के नॉर्वे वाला कहे कि ना हम तो नॉर्वे के हैं, हम स्वेटरे पहनेंगे, ठीक है, तो मरबे नहीं करेगा गर्मी से, है। तो ये कहने का मतलब कोई धर्म जो है ना एकदम अगर कहे कि हम एकदम वैसने रहेंगे, हम इन्ने जाएंगे ना उन्हें, समय के साथ नहीं बदलेगा। तो तालाब के पानी, जैसे नदी के पानी में साफ होता है और तालाब के पानी क्यों गंदा हो जाता है, एक ही जगह रहता है, सड़ के बदबू देने लगता है। यही धर्म के साथ है। और कोई कहता है कि नहीं हम धर्म को एकदम वैसे ही रखेंगे, चोटी कटवा जैसा, कि चुरकी रखना है तो रखना है, कोई मर गया है तो बाल मुड़ाना है तो मुड़ाना है, तो ये अति हो जाता है। ठीक है, अब महासंघिक एकरा में जरूरत से ज़्यादा ही जो है कुछ यथी कर दिया, घुसा दिया, जो भी अंधविश्वास कहते हैं सब, तो ये हो बर्बाद हो गया। वर्तमान समय में जो बुद्ध का ओरिजिनल जो भी धर्म था वो रहा ही नहीं, दोनों बर्बादे जहाँ हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा आज का बिहार का स्टैटिक जीके। हमको लगता है आप इंजॉय किए होंगे, मज़ा आया होगा। मिलते हैं, लेकिन मिलने से पहले हम बोलने वाले थे आपको कि मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन मिलने से पहले समझ लीजिए कि आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कि हम तो आपको घर जा करके नोटिफिकेशन पहुंचाएंगे नहीं कि बाबू हम वीडियो डाल दिए, लीजिए हम आ गए। ठीक है, आपको खुदे जो है इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल दबा दीजिएगा, तो हम जैसे ही ये वीडियो या इस पर डालेंगे ना यूट्यूब पर, आपके पास ऐसे खड़ा हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए आज की कहानी शुरू। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।